नमस्कार दोस्तों, कंपस एकेडमी के टू पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय जो आप लोगों का बैच चल रहा है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें मुख्य परीक्षा में आज ये 14वीं सीरीज़ है। आपने देखा कि आपके पाठ्यक्रम में जो इकाई 1 भाषा है वह भी समाप्त होने वाला है कल, क्योंकि सीरीज 11 से लेकर सीरीज 15 तक आप लोगों को काव्यशास्त्र और साथ में वैचारिक पृष्ठभूमि, काव्यशास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि और भाषा लेकर चला गया, तो उसमें कल तक आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो आपका इकाई 1 कंप्लीट हो गया भाषा का, इकाई 2 साहित्य का इतिहास हो गया, इकाई 3 काव्यशास्त्र भी हो ही गया, समझ लीजिए कल समाप्त हो जाएगा। इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि आपका समाप्त हो जाएगा कल। इकाई 5 हो ही चुका है कविता पर। अब आपका जो बच रहा है वो इकाई 6, 7, 8, 9 और 10 जो कि गद्य विधा पर है। अब आगे जो टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज 16 से लेकर 20 तक, 16 से 20 तक में हम लोग इकाई 6 और 7 को लेंगे। टेस्ट सीरीज 21 से लेकर 25 तक यानी 10 दिन और आपका इकाई 8 और 9 हो जाएगा, तो 10 सीरीज। और अभी आज हम लोग हम बात करें तो आज 8 सितंबर है, कल 9 को समाप्त हो जाएगा, यानी 9, 10, 19 सितंबर को आप लोगों का इकाई 9 तक समाप्त हो जाएगा। फिर इकाई 10 में 3 सीरीज मानकर चलिए, यानी 22 सितंबर को पूरा सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। 22 सितंबर के बाद से 5 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है, तो 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक यानी 9-10 सीरीज जो होंगी वह पूरे सिलेबस से कंबाइंड मिक्सअप फिर प्रश्न दिया जाएगा। और उसमें शायद किसी ने याद नहीं आ रहा है, किसी ने कल कहा था सर इसमें महत्वपूर्ण भी बताते चलिए कि कौन सा महत्वपूर्ण है, कम से कम उसको तैयार कर ले। तो पहले पूरा सिलेबस हो जाए और फिर 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका 22 तक, फिर उसी में से प्रश्न दिए जाएंगे कि पूरा आपने तैयार कर लिया, अब उसी पर आपको लिखना है। उसका अलग से विस्तृत उत्तर नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिलेक्टेड चीज़ें दी जाएंगी और वही आपको फिर लिखना है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस जहाँ तक है 22 या 23 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज को। और इसमें जो विस्तृत हल का पीडीएफ आपको दिया जाता है, विस्तृत उत्तर का पीडीएफ दिया जाता है, आप वीडियो से को देखकर लिख रहे हैं, लेकिन साथ में उसे भी जब समय मिले तो आप रिवाइज कर लिया करिए, एक बार पढ़ लिया करिए। 600-700 शब्दों में दिया जाता है, कभी कभी 400 शब्दों में ही दे दिया जाता है जो छोटी होती हैं, कभी कभी ये भी होता है कि 370-80 शब्द में ही दे दिए जाते हैं। तो इन्हें विस्तृत इसीलिए इतना बड़ा दे दिया जाता है ताकि आप पढ़ें और पढ़कर उसको लिखें। चीज़ों को अगर भूलेंगे तो भी आप बेहतर तरीके से लिख लेंगे। और कुछ लोग पेड मेंबर्स में ऐसे भी हैं जिनके उत्तर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग लिख भी रहे हैं, लिख कर भेज रहे हैं, शब्दों का चयन भी अच्छा है। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं, एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं कि वो ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं कि वो आप पढ़ते जा रहे हैं और सोच रहे हैं परीक्षा में लिखेंगे, ये गलती ना करिए। बार बार चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो ज़्यादातर प्रश्न आपका काव्यशास्त्र तो हो ही गया, भारतीय काव्यशास्त्र पर हो गया, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर हो गया। अब वैचारिक पृष्ठभूमि में जो चीज़ें हैं उन पर यहाँ पर ज़्यादातर आज प्रश्न है, 10-11 प्रश्न उसी पर हैं। सबसे पहले स्वच्छंदतावाद का स्वरूप निर्धारण कीजिए। स्वच्छंदतावाद का स्वरूप निर्धारण कीजिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या है। स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, फिर स्वच्छंदतावाद की परिभाषा क्या है। स्वच्छंदतावाद की परिभाषा क्या है,
यही दो चीज पर आधारित आपको अपना उत्तर देना है। मात्र 300 350 शब्दों में लिखना है। यूपी में भी आपने देखा ही है कि यूपी में भी जो पूछा जा रहा है 12 नंबर का प्रश्न है और लिखने को मात्र 250 शब्दों में है। यहाँ तो आप में केवल 10 नंबर का है, आप 300 शब्दों में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि 350 शब्दों में लिखा जाए। तो स्वच्छंदतावाद लिखिए। सबसे पहले शुरू करें इस तरीके से कि स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी शब्द रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द फ्रांसीसी शब्द रोमांस या रोमांस से लिया गया है, परंतु इसका अर्थ हमेशा बदलता रहा है। 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ किया गया था काल्पनिक और असत्य। 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ किया गया था काल्पनिक और असत्य। 19वीं शताब्दी में इसके अर्थ में पुनः परिवर्तन हुआ और जर्मनी में इसका प्रयोग उपन्यास के अर्थ में होने लगा। किसका? स्वच्छंदतावाद का। आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक दृश्यों के अर्थ में होने लगा। बाद में प्रेम और विषाद को भी इसके अर्थ में समाहित कर दिया गया। साहित्यिक रूप में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो साहित्यिक रूप में इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ। ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं इन्हें आप जरूर लिखते चलें, ताकि आप अभी जब वीडियो देखने के बाद अपना उत्तर लिखें तो अच्छे से उत्तर लिख पाएँ। बाद में विस्तृत उत्तर तो आपको लिखित रूप में दिया ही जाता है, लेकिन इस पर भी आप ध्यान दिया करें, लिखा करें। उत्तर देख कर लिखने की जरूरत नहीं, सुनिए। जितना आप सुनकर मनन कर कर लिख लेंगे, जितनी बेहतर तैयारी हो जाएगी, उतना रट कर लिखने में कभी नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। तो साहित्यिक रूप में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ। साहित्यिक रूप में इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? फ्रांस में। वहाँ इसका अर्थ लगाया गया साहसशील, भावनाशील और कल्पनाशील। साहसशील, भावनाशील और कल्पनाशील बाद में इसके अर्थ में उन्मुक्तता को भी जोड़ दिया गया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद यह शब्द विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का सूचक बन गया। अब वर्तमान में इसका अर्थ हो गया है स्वच्छंदतावाद का काव्य की मुक्त और स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली। वर्तमान में इसका अर्थ हो गया है काव्य की मुक्त एवं स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली। स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली। स्वच्छंदतावादी कवि वही हो सकता है जो कवि संसार से दूर रहकर आत्मानंद में लीन रहता है। वह दुखवाद में घिरा होने पर दुख में सुख का अनुभव करता है। उसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती है। वह नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं में विचरण करता है। हिंदी साहित्य में यह प्रवृत्ति छायावाद में देखने को मिलती है, मुख्य रूप से सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा में। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें कि स्वच्छंदतावाद क्या है या इसकी स्पष्ट परिभाषा क्या हो सकती है। इसका उत्तर देना सहज नहीं है। स्वच्छंदतावाद का नाम लेते ही अभिजात्यवाद की याद ताजा हो जाती है। अक्सर लोग यह कह बैठते हैं कि स्वच्छंदतावाद अभिजात्यवादी विचारधारा के विपरीत है। फिर भी कुछ विद्वानों ने स्वच्छंदतावाद की परिभाषा देने की कोशिश की है। जैसे स्वच्छंदतावाद के बारे में कहा जाता है कि स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है। स्वच्छंदतावाद आत्मा का
ये परिभाषा है, परिभाषा पर लिखे, इसीलिए मैंने कहा पैराग्राफ चेंज करके लिखें कि स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है तथा भावना प्रेरित कल्पना उसकी मूल प्रवृत्ति है। C.H. बावरा ने कहा है कि C.H. बावरा, इन्होंने क्या परिभाषा दी? C.H. बावरा ने कहा है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास। स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास, ये C.H. बावरा ने कहा है। एम्बर क्राम्बी ने कहा है कि स्वच्छंदतावाद को बाह्य अनुभूतियों से पलायन तथा आंतरिक अनुभूतियों में केंद्रित होना मानते हैं। बाह्य अनुभूतियों से पलायन तथा आंतरिक अनुभूतियों में केंद्रित होना मानते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, यूं तो हिंदी के आलोचकों ने भी स्वच्छंदतावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन किसी ने भी ऐसी बोधगम्य परिभाषा नहीं दी है जो सर्वमान्य हो। फिर भी हम कह सकते हैं कि स्वच्छंदतावाद वह काव्यधारा है जो प्राचीन सिद्धांतों की जकड़ से मुक्ति पाकर एक नवीन जीवन की प्रतिष्ठा करना चाहती है, जो नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपने लिख दिया। अब स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियों में सबसे पहले लिखें भूमिका, और भूमिका में वही लिखें जो अभी स्वच्छंदतावाद के बारे में बताया गया कि स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी शब्द रोमांटिज्म का हिंदी अनुवाद है, फ्रांसीसी शब्द रोमांस से लिया गया है, इसका अर्थ हमेशा बदलता रहता है। तो जो यहाँ पर आपको बताया गया उसका अर्थ प्रारंभ कहाँ हुआ वो भूमिका आप लिखें, और इस रूप में आप 8 से 10 लाइनें वहाँ पर लिखें। 8-10 लाइन लिखने के बाद में लिखें कि स्वच्छंदतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में परंपरागत नियमों का विरोध, पहला पॉइंट परंपरागत नियमों का विरोध है, कॉमा लगाकर लिखें। आडंबर और कृत्रिमता से मुक्ति है, तीसरा पॉइंट, यानी कॉमा लगाकर आप लिखें, याद करने के लिए पॉइंट लिख सकते हैं आप, कल्पना पर बल दिया गया है। चौथा पॉइंट, प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया गया है। पांचवा पॉइंट, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। छठा पॉइंट, सौंदर्यानुभूति है। सातवां पॉइंट, यथार्थ जगत से पलायन है। आठवां पॉइंट, लोक कल्याण की भावना है। अब आप खुद सोचें कि 8 पॉइंट है। अब 8 पॉइंट में अगर आप 2-2, 3-3 लाइनें या उदाहरण सहित भी लिखते चलेंगे तो भी बहुत आराम से आपके उत्तर हो जाएंगे। जैसे परंपरागत नियमों का विरोध, अब आपको हेडिंग पता हो गया, तो इसमें मुझे लगता है कि लिख लेंगे कि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का जन्म नव्य शास्त्रवाद द्वारा स्थापित नियमों और सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। लेकिन इसमें इसके मूल में फ्रांसीसी राज्य क्रांति का भी योगदान रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने समूचे विश्व में उथल पुथल मचा दी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिससे परिवर्तन आ गया।
साहित्य के क्षेत्र में स्थापित परंपराओं का विरोध होने लगा। स्वच्छंदतावादी कवि केवल भौतिक शक्तियों के अत्याचार और अनाचार के ही विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वह नीति, धर्म, साहित्य, परंपरा और शास्त्रीय नियमों के भी विरोध थे। स्वच्छंदतावादियों ने केवल भाव पक्ष को ही नहीं बल्कि कला पक्ष को भी एक नया रूप देने का प्रयास किया है। समझ लें, बाकी दो 3 लाइन तो आराम से आप लिख लेंगे। इसके बाद में आडंबर और कृत्रिमता से मुक्ति की अगर बात करें तो स्वच्छंदतावादियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने पुराने नियमों और सिद्धांतों की जंजीरों से मुक्त होकर सहजता, सरलता और प्रकृति को अपनाने का आग्रह किया। इन कवियों ने प्रत्येक प्रकार से कृत्रिमता से मुक्ति होने की कोशिश की है। और उसके बाद फिर लिखें तीसरे पॉइंट में लिखें, उदाहरण देना चाहें तो यहाँ लिरिकल वायलेट्स का उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण देना चाहें तो लिरिकल वायलेट्स का उदाहरण दे सकते हैं। कल्पना पर बल की अगर बात करें तो स्वच्छंदतावादी काव्य की विशेषता है कल्पना पर बल दिया गया। इन कवियों ने कल्पना को प्रेरणादायक तत्व कहा है और यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी कवि यथार्थता से दूर कल्पना के सुंदर इंद्रिय जगत में विचरण करते हैं। सभी रोमांटिक कवियों ने अपने काव्य में कल्पना को विशेष महत्व दिया। कल्पना के पंखों पर सवार होकर कवि मानव मन की अतल गहराइयों में उतर जाता है और इसी कल्पना के कारण कवि प्रकृति की ओर अधिक आकर्षित हुआ है। इसी कल्पना के कारण कवि प्रकृति में ईश्वरीय सत्ता को देखने लगा। मैथ्यू अर्नाल्ड ने एक कथन लिख लीजिए, बीच बीच में आप कोटेशन भी देते रहेंगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। मैथ्यू अर्नाल्ड ने स्वच्छंदतावादी कवि शैली के बारे में कहा है कि वह ऐसा देवदूत है। शैली के बारे में कहा कि वह ऐसा देवदूत है जो अपने चमकीले पंखों को शून्य में फड़फड़ाता है। वह ऐसा देवदूत है जो अपने चमकीले पंखों को शून्य में फड़फड़ाता है। फिर चौथा पॉइंट है प्रकृति के प्रति प्रेम। वैसे यूं तो प्रकृति की सत्ता को सभी कवियों ने स्वीकार किया है और प्रत्येक युग के प्रत्येक कवि ने प्रकृति से प्रेरणा ली है, लेकिन स्वच्छंदतावादी कवि प्रकृति के मुक्त आंगन में विचरण करते हैं। इन कवियों ने खुलकर प्रकृति का मानवीकरण किया और प्रकृति के विभिन्न रूपों और उसकी छटा का हृदयग्राही चित्रांकन किया है। कॉलरिज का मानना है, कॉलरिज का कथन, मैंने कहा है कि बीच बीच में कोटेशन जरूर लिखें। कॉलरिज ने तो कहा था कि महान कवि को उस मूलभूत तत्व की खोज करनी चाहिए। महान कवि को उस मूलभूत तत्व की खोज करनी चाहिए जो प्रकृति और मानव के मन को एक सूत्र में बांधती है, जो प्रकृति और मानव के मन को एक सूत्र में बांधती है। वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने तो प्रकृति को एक गुरु और दार्शनिक के रूप में देखा है। इन्हीं वर्ड्सवर्थ के कारण सुमित्रानंदन पंत को हिंदी का छायावादी काव्य का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, प्रकृति के चित्रण के कारण ही। पांचवें पॉइंट में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की बात करें तो आप लिखें कि स्वच्छंदतावाद में व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी गई। स्वच्छंदतावादी कवि अपनी रुचि, अपनी भावना और दृष्टि को प्रमुखता देता है। इनके प्रबंध काव्यों में नायक हमेशा आत्मकेंद्रित होता है। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा वैयक्तिक भावनाओं की काव्यधारा है। इन कवियों की रचनाओं का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि साहित्य उनके लिए वैयक्तिक अनुभूति को व्यक्त करने का माध्यम है। अब छठे पॉइंट पर आप आ जाए, यहाँ भी 2-3 लाइन लिखे सौंदर्यानुभूति में, कि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में सौंदर्य भावना का सर्वत्र प्रचार प्रसार मिलता है। कविवर शैली ने तो समूचे संसार को ही सौंदर्यमय माना है और अपनी कविता में
प्रकृति के सुंदर चित्रों का अंकन किया है। यथार्थ जगत से पलायन की अगर बात करें 7वें पॉइंट में, तो आप लिखें कि छायावादी काव्य की एक अन्य प्रवृत्ति है वास्तविक जगत से पलायन। ये कवि संसार की संकीर्णताओं, कठोरताओं, रूढ़िगत मान्यताओं, इन सब से तंग आ चुके थे। इसीलिए यह कवि ऐसे स्वप्न लोक में विचरण करते हैं जहां संसार की बाधाएं इन्हें व्याकुल नहीं करती हैं। और फिर 8वें पॉइंट में भी आप 2-3 लाइन में लिख दें लोक कल्याण की भावना में कि इसमें दो राय नहीं है कि स्वच्छंदतावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है, लेकिन इसमें व्यक्तिवाद के साथ साथ रागात्मक तत्व की प्रधानता भी है। और ये रागात्मकता निश्चय ही शिवत्व से संबंध होती है। मनुष्य अपने मूल रूप में शिव है और उसका लक्ष्य है उसी शिवत्व को पाना। रूसों ने घोषणा की थी कि मानव को नगर जीवन की कृत्रिमता ने भ्रष्ट कर दिया। प्रकृति की समीपता उसके लिए मंगलकारी है। गांव के आडंबरहीन सहज जीवन को अपनाने में सबका कल्याण हो सकता है। यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी कवि जन कल्याण की भावना को अपनी कविता में प्रमुखता प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आपने इन 2 उत्तर को लिखा। अब मार्क्सवादी काव्य सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। क्या है मार्क्सवादी काव्य सिद्धांत? तो सबसे पहले आप भूमिका में मार्क्सवाद के बारे में लिखें 5-6 लाइन में, 7 लाइन में या 10 लाइन में, कि अपनी प्रगतिशील दृष्टि के कारण, भाई मार्क्सवाद का दृष्टिकोण कैसा है? प्रगतिशील है। तो लिखें कि अपनी प्रगतिशील दृष्टि के कारण मार्क्सवादी विचारधारा ने आधुनिक साहित्य और आलोचना को अत्यधिक प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स के पश्चात प्रायः सभी समीक्षकों और साहित्यकारों ने इसी दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्यांकन किया और मार्क्स से प्रभावित होकर परवर्ती प्रगतिवादी आलोचकों ने भौतिकवादी दृष्टि से साहित्य की व्याख्या की। आज जिसे प्रगतिवादी समीक्षा कहा जाता है वह कार्ल मार्क्स से पूर्व भी थी। मार्क्सवाद के जन्मदाता ही कार्ल मार्क्स हैं और उन्होंने ही इस विचारधारा को पल्लवित किया। एंगल्स उनके सिद्धांतों के प्रमुख व्याख्याता थे। उसने विस्तार पूर्वक मार्क्सवाद की विवेचना की। अब इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखें आप कि साहित्यिक समीक्षा के लिए 4 भागों में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है। और वह 4 भाग कौन कौन से हैं? तो मार्क्सवाद के तहत 4 भाग कौन कौन से हैं, उन्हीं आधार पर उन सिद्धांतों की समीक्षा आप कीजिए। एक हो जाएगा आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा हो जाएगा आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा हो जाएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा हो जाएगा अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। अब जब आपको ये मूल हेडिंग मिल जाती है तो फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए चीज़ों को समझना और उसके बारे में लिखना। सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अगर बात करें तो आप इसमें लिखें कि यह शब्द द्वंद्व और भौतिकवाद के मिलने से बना है। इसमें विज्ञान के आधार पर पदार्थ की विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। हीगल का उल्लेख यहाँ पर कर दे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कि हीगल ने प्राणी के या जीव के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए स्थिति, प्रक्रिया और समन्वय का वर्णन किया है। और एंजल्स का भी उल्लेख कर दीजिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। किसका उल्लेख करना है इसलिए यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं। और इसे जब आप लिखें तो अंडरलाइन कर दिया करें, परीक्षा में कर देना ताकि हाईलाइट रहे
तो एंजल्स ने एक उदाहरण देकर इसकी व्याख्या की है कि मिट्टी में बीज को बोना, उसका अंकुरित होना और फिर पक कर पुनः बीज बनना, यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो बीज एक स्थिति है। बीज अनेक परिस्थितियों में संघर्ष करता है और अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करता है। पौधे के रूप में बदलना ही प्रक्रिया है। पौधे पर फल लगना, पककर बीज बनना समन्वय कहा जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार जगत की सभी वस्तुएं और घटनाएं अपने आभ्यंतर विरोध और संघर्ष के कारण द्वंद्ववादी प्रक्रिया के आधार पर अनवरत रूप से विकासोन्मुखी रहती हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार की उत्पत्ति और विकास भौतिक शक्तियों के संघर्ष से होता है। दो वस्तुओं के संघर्ष के फलस्वरूप तीसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, और यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। और इसी कारण कार्ल मार्क्स आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद की अगर बात करें तो लिखें कि आत्मवादी दर्शन का कहना है कि चेतना के निरंतर विकास के कारण ही मानव संस्कृति का विकास हो रहा है। इसे इतिहास दर्शन की आदर्शवादी व्याख्या कहते हैं। अन्य शब्दों में हम इसे आध्यात्मिक विकासवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और हीगेल ने इसी मान्यता का समर्थन किया है। किसने? हीगेल ने इसी मान्यता का समर्थन किया है। लेकिन इसके विरोध में भौतिकवादी सिद्धांत का जन्म हुआ। इसने अगोचर सूक्ष्म आत्म तत्व को नकारते हुए गोचर स्थूल को स्वीकार किया। साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सब परिस्थितियों के आधार पर ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को बल प्रदान किया और इसके मूल में संघर्ष को महत्व देकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या की गई है, जिसमें संघर्ष की प्रक्रिया और विकास देखने को मिलता है। आर्थिक नियंत्रण की समस्या देखने को मिलती है। आर्थिक नियंत्रण की जटिल समस्या भी उपस्थित रहती है। आर्थिक नियंत्रण का प्रभाव भी रहता है। पूंजी के केंद्रीकरण की समस्या, जन कल्याण की भावना आदि देखने को मिलता है। अब फिर वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो वर्ग संघर्ष में आपको नहीं लिखना है। स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत समीक्षा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर ही ये सारे पॉइंट लिखने हैं। यानी आगे लिखें पैराग्राफ चेंज करके कि भौतिकवाद के बारे में एंगल्स के अनुसार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार इतिहास के अंतिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला तत्व उत्पादन है। मार्क्स के इस चिंतन को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय कॉर्डवेल को जाता है। कॉर्डवेल का भी उल्लेख कर लें आप। कॉर्डवेल मार्क्स के इस चिंतन को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय कॉर्डवेल को जाता है। मार्क्स के विचारों का अनुसरण करते हुए कॉर्डवेल ने लिखा है कि साहित्य और जीवन का जो घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और जीवन का जो घनिष्ठ संबंध है वो किस पर निर्भर करता है? अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। आपको याद होगा, जब ये बात याद आती है आप चीज़ों को कोरिलेट करके ध्यान रखिए। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश कविता याद करिए। गीत बेचने का जो जिक्र किया गया वो किस प्रकार से कवि की व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का जिक्र वहाँ किया गया है। तो साहित्य और जीवन का जो घनिष्ठ संबंध है वह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है।
साहित्य सामाजिक जीवन से अनुप्रेरित है और सामाजिक जीवन हमेशा आर्थिक स्थिति से प्रभावित होता है। इस प्रकार मनुष्य की समूची जीवन व्यवस्था और उसकी साहित्य संबंधी धारणाएं आर्थिक ढांचे पर निर्भर करती हैं। उनका विचार है कि मानव के विकास में कला और साहित्य दोनों सहायक हैं। साहित्य समाज और मानव जीवन में पारंपरिक सहयोग की भावना उत्पन्न करता है और यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। अपने आप में साहित्य की कोई उपयोगिता नहीं है, समाज के लिए उसका उपयोग है। समाज के लिए ही कला का महत्व है। मार्क्स ने यह विचारधारा साम्यवाद के आधार पर अभिव्यक्त की है। प्राचीन काल से ही साहित्य में साम्यवादी भावना रही है। कला ही मानव जीवन में समन्वय लाती है। जब जब सामाजिक व्यवस्था में विकार उत्पन्न हुए हैं, तब तब कला या साहित्य जन साधारण की वस्तु न रहकर शासक वर्ग के हाथों की कठपुतली बनता चला गया। आप रीतिकाल में देख सकते हैं। इसी प्रकार साहित्य भी शासक वर्ग की इच्छाओं का दास बनता चला गया। बाद में पूंजीवादी युग आया और पूंजीवादियों ने भी साहित्य को अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया। तो आगे चलकर समाज दो भागों में बंट गया, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो ये थी मार्क्सवाद की समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा। अब इसके बाद में मनोविश्लेषणवादी। क्या है मनोविश्लेषणवाद? तो सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद क्या है वो भूमिका में लिखें कि मनोविश्लेषणवाद क्या है, कहाँ शुरू हुआ, इसका क्या अर्थ है। फ्रायड के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, या मनोविश्लेषणवादी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भाई भूमिका में आप लिखें कि मनोविश्लेषणवाद शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कब इसका प्रारंभ हुआ, क्या है मनोविश्लेषणवाद। तो ये सारी चीज़ आप भूमिका के रूप में लिखें और फिर विशेषताएं लिखें। तो लिखें कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत फ्रायडवाद के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम मनोविश्लेषणवाद है। मनोविश्लेषणवाद शब्द मनोविश्लेषण और वाद दो शब्दों से बना है। मनोविश्लेषण का अर्थ होता है मानव मन का विश्लेषण करना और वाद का अर्थ होता है पद्धति, यानी वह पद्धति जिसके द्वारा मानव मन का विश्लेषण किया जाता है मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। सिगमंड फ्रायड का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ और वह 1939 ईस्वी तक जीवित रहे। सिगमंड फ्रायड वियना के प्रसिद्ध मस्तिष्क चिकित्सक थे। उन्होंने काव्य, कला, दर्शन, धर्म, समाज विज्ञान आदि के बारे में मनोविश्लेषण शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर नवीन मान्यताएं प्रस्तुत की। उनके इन सिद्धांतों के पश्चात और भारतीय विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे उनकी गणना आलोचना जगत के प्रभावशाली आचार्यों में होने लगी। मनोविश्लेषणवाद का अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें विशेषताओं में कि मनोविश्लेषणवाद का पूर्ण विवेचन करने के लिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना आवश्यक है। अब वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं आप लिखें, 1, 2, 3, 4 पॉइंट करके मनोविश्लेषणवाद की विशेषताएं। देखिए आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बताया है कि इस तरीके से आप पॉइंट बना ले तो आपको ध्यान रहेगा। आप लिख भी पाएंगे आसानी से, चीज़ों का मनन भी कर पाएंगे। मानव व्यक्ति का शिल्पीकरण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मन के स्तर। तीसरा पॉइंट, काम संबंधी दृष्टिकोण। चौथा पॉइंट, दमित वासनाएं और साहित्य। पांचवा पॉइंट, कल्पनात्मक साहित्य सृजन।
छठा पॉइंट, दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति ही काव्य है। दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति ही काव्य है। सातवां पॉइंट, कलाकार या कवि की व्याख्या। देखिए, जब आपको ये मूल हेडिंग याद होगा, मूल हेडिंग सिर्फ आप रट लेते हैं तो उस आधार पर भी अगर आपको मूल हेडिंग याद है तो आपका ज्ञान इतना है, आपने इतना साहित्य को पढ़ा है कि उस पर आराम से आप 3 लाइन तो लिख ही सकते हैं। और 3-4 लाइन अगर आपने लिख लिया और 7 पॉइंट हैं तो आप सोचिए 7 चौके 28 लाइन आपके ये बन गए। और इसके अलावा भूमिका आपने 8-10 लाइन का लिख लिया, फिर आपका बेहतर और आकर्षित उत्तर तैयार हो गया। इसीलिए इन पॉइंट को लिखाया जो जा रहा है इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। तो मानव व्यक्ति का शिल्पीकरण में आप लिखें, पहले चीज़ों को समझ लें। अब तो हेडिंग आपके पास हो गया कि मानव व्यक्ति का शिल्पीकरण, मानव व्यक्तित्व का शिल्पीकरण। तो फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के शिल्पीकरण की प्रक्रिया के 3 तत्वों को स्वीकारा है। 3 तत्व कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर जो मूल चीज़ें हैं उन्हें आप जरूर लिखें। इदम, अहम और अति अहम। इदम, अहम और अति अहम। अब इससे क्या होगा कि आप ये मूल चीज़ों को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा याद करने के लिए, और बेहतर आप लिख भी पाएंगे। तो फ्रायड ने मानव मस्तिष्क के शिल्पीकरण की प्रक्रिया के लिए 3 तत्वों को स्वीकारा, इदम, अहम और अति अहम। इदम एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया और विनम्रों का निराकरण करती है। जो विनम्र लोग होते हैं उन विनम्रों का निराकरण करती है। यह तनाव मुक्ति में सहायक है। जबकि अहम का विकास संज्ञा प्राप्ति तथा बौद्धिक विकास के साथ साथ परिवार के संपर्क से होता है। अहम, और यह अहम इदम को भी व्यवस्थित करता है, साथ ही यह इदम के परितोष के लिए रास्ता बनाता है। जबकि अति अहम एक ऐसी वृत्ति है जिस पर अहम आदर्श तथा विवेक का नियंत्रण रहता है। फ्रायड ने इदम को सुख का सिद्धांत कहा। इदम को सुख का सिद्धांत कहा। अहम को वास्तविक सिद्धांत कहा। अति अहम को आदर्शवादी सिद्धांत कहा। अब अगर आप लिख रहे होंगे तो आप खुद सोचिए कि आपको हेडिंग याद है मानव व्यक्ति का शिल्पीकरण, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो मेन आपने चीज़ें लिखा है वही लिख देंगे तो भी आपका बेहतर उत्तर तैयार होगा कि फ्रायड ने मानव व्यक्ति के शिल्पीकरण की प्रक्रिया के 3 तत्वों को स्वीकारा है। ये है इदम, अहम और अति अहम। फ्रायड ने इदम को सुख का सिद्धांत, अहम को काल्पनिक सिद्धांत और अति अहम को आदर्शवादी सिद्धांत कहा है। इसी संदर्भ में फ्रायड के वृत्ति की भी चर्चा की जा सकती है। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हो गया आपका 2-3 लाइन 4 लाइन। फिर दूसरे पॉइंट में आते हैं मन के 3 स्तर। दूसरे पॉइंट में मन के 3 स्तर। तो आप लिखें कि फ्रायड ने मन के 3 स्तरों की चर्चा की है। जब वृत्तात्मक ऊर्जा प्रबल होती है और उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तब यह मन चेतन स्तर का कहलाता है। लेकिन जब वृत्तात्मक ऊर्जा अहम या अति अहम के कारण सफल नहीं हो पाती है तब भावनाएं क्या होंगी? भावनाएं कुंठित होकर मन के जिस स्तर में एकत्रित हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है अचेतन। व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं और मनोविकार अचेतन में ही दबे रहते हैं। अर्धचेतन चेतन का ही एक रूप कहलाता है। तो इस तरीके से मन के 3 स्तर में चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, इन तीनों को आप लिख लीजिए। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में काम संबंधी दृष्टिकोण। तो फ्रायड ने
फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत काम सिद्धांत है। वे काम को जीवन की सर्वाधिक प्रबल शक्ति मानते हैं। उन्होंने इसे लिबिडो की संज्ञा दी है। काम सिद्धांत को फ्रायड ने लिबिडो की संज्ञा दी है। वे 4 प्रकार की काम वासनाएं मानते हैं। 4 प्रकार की काम वासनाएं मानते हैं: मुखगत, गुदागत, लैंगिक और जननेंद्रिय। तो मुखागत, गुदागत, लैंगिक और जननेंद्रियगत, तो 4 प्रकार की मानते हैं। फ्रायड शिशु को प्रारंभ से ही काम मूलक मानता है। 13 वर्ष की अवस्था में उसकी रति इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, लेकिन इदम, अहम और अति अहम के कारण वह काम वासना संयमित हो जाती है। और इसी संदर्भ में फ्रायड ने इडिपस कॉम्प्लेक्स और कॉन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की भी चर्चा की है। आपने देखा होगा यूजीसी नेट का ही सिलेबस आपका सिलेबस है और एक बार परीक्षा में यही इडिपस पूछा गया था। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स और कॉन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की चर्चा की जा सकती है। पहली, विषम लिंगी के प्रति कामेच्छा और समलिंगी के प्रति ईर्ष्या पैदा करता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स विषम लिंगी के प्रति कामेच्छा और समलिंगी के प्रति ईर्ष्या पैदा करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स मनोग्रंथि कहलाता है। इसके विकास के साथ व्यक्ति पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेता है। फिर जो चौथा पॉइंट दमित वासनाएं और साहित्य। तो काम की वृत्ति मानव में जन्म काल से ही होती है। ये मानव की मूल और शक्तिशाली वृत्ति मानी जाती है। फ्रायड ने इस वृत्ति को मानव के सभी व्यापारों का मूल माना है, लेकिन सामाजिक अवरोधों और मानसिक चिंताओं के कारण काम की वृत्ति लगातार दब जाती है। इनको फ्रायड ने दमित वासनाएं कहा है। फिर 5वें पॉइंट में कल्पनात्मक साहित्य का सृजन। इसमें तो आप लिख ही सकते हैं कि फ्रायड के अनुसार कवि की कल्पना दिवा स्वप्न है। फ्रायड के अनुसार कवि की कल्पना दिवा स्वप्न है। भाई ये सारी चीज़ें तो आपने, ये कोटेशन तो आपने पढ़ा ही होगा स्क्रीनिंग के लिए कि फ्रायड किसके अनुसार कवि की कल्पना दिवा स्वप्न है, तो फ्रायड के अनुसार। तो उनके विचार के अनुसार कवि भी बच्चों की तरह अति कल्पना का जगत बनाता है, उसमें यथार्थता नहीं होती है, लेकिन वो उसे यथार्थता से सुशोभित करना चाहता है। और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत से भाव जो मूलतः दुखद होते हैं, कवि की कल्पना के कारण वे दर्शकों और श्रोताओं को आनंद प्रदान करते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको कल्पनात्मक साहित्य सृजन में लिखना है। और फिर दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति ही काव्य है, अभी मैंने लिखाया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि फ्रायड ने कवि कल्पना को दिवा स्वप्न कहा है और दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति को काव्य कहा है। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने काम मूल दिवा स्वप्न को दूसरों से छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। जैसे जब बिहारी का आप पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब कृष्ण मथुरा जाते हैं तो गोपिकाएं रोती हैं और जब गोपिकाएं रोती हैं तो वो आँख में आंसू रहता है, रोती हैं, लेकिन कहीं कोई देख ना ले, इसलिए वो जम्हाई लेने लगती हैं। तो वहाँ पर भी आपने देखा ही है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति अपने काम मूल दिवा स्वप्नों को दूसरों से छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। जैसे कोई रोगी है और अपने उपचार के लिए चिकित्सक
चिकित्सक को अंतर्मन की सारी बातें बताता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अर्थात कवि या कलाकार भी अपने दिवा स्वप्न को दूसरों को बताने के लिए मजबूर है। फ्रायड मानते हैं कि इन दिवा स्वप्नों के अध्ययन से हम उन समस्याओं की ओर बढ़ सकते हैं जो कल्पना प्रधान साहित्य से जुड़ी है। और फिर अंत में आप लिख लें कि कलाकार या कवि की व्याख्या। तो कलाकार या कवि की व्याख्या क्या है वो तो आप लिख ही सकते हैं कि फ्रायड का ये मानना है कि कलाकार की प्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है, वह अपनी सहज वृत्ति को आवश्यकताओं के अनुसार प्रेरित करता है। ये आवश्यकताएं अनेक प्रकार की हैं। कवि या कलाकार में यश, धन, प्रभुत्व, नारी प्रेम प्राप्त करने की लालसा होती है, लेकिन उपर्युक्त अभाव के कारण ये लालसाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए वो यथार्थ से दूर भागता है और अपनी समूची काम वासना को कल्पना चित्रों में चित्रित कर देता है। यही कलाकार की व्याख्या है। अब इसके बाद में सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो जो इसमें मनोविश्लेषणवाद के प्रारंभ में लिखाया गया वो आपको लिखना है। जो आपको 7 पॉइंट लिखाया गया, उन 7 पॉइंट को आप कॉमा देकर लिखते चले जाइए, लेकिन उसके बारे में बीच में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आधा से ज़्यादा उत्तर आपको यहीं से ले लेना है, मनोविश्लेषणवाद से, और फिर आधे से कम में सिगमंड फ्रायड की जो दृष्टि है, जो सैद्धांतिक दृष्टि है, वह लिख दीजिए कि फ्रायड की समीक्षा दृष्टि भी इसी मान्यता पर आधारित है जो उपर्युक्त विशेषताएं दी गई हैं। फ्रायड का मानना है कि कवि के कल्पना चित्र उसके अंतर्निहित इच्छा से तथा तीनों कालों से जुड़ा है। तीनों काल, या आप तीनों काल ना लिखें तो वर्तमान, भूत, भविष्य का उल्लेख कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों कालों को आधार बनाकर लेखक की रचनाओं का परीक्षण करना चाहिए और उन घटनाओं का पारस्परिक मूल्यांकन करना चाहिए। फ्रायड का मानना है कि एक यथार्थ व्यक्ति या यथार्थ अनुभव लेखक के मानस पर प्रबल प्रभाव अंकित होता है। वह किसी पूर्व अनुभव स्मृति या साधारण बाल्यकाल की अनुभव स्मृति को लिखता है। इससे इच्छा उत्पन्न होती है जिसकी पूर्ति उस कलाकृति से होती है, और उस रचना या कृति में वर्तमान की घटना और अतीत की स्मृति के तत्व अलग अलग देखे जा सकते हैं। इस सूत्र की जटिलता से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं यह मानता हूं कि यह सूत्र अत्यंत योजनाबद्ध है, किंतु संभव है कि इससे कोई ऐसा माध्यम निकल जाए जिससे यथार्थ वस्तु स्थिति समझने में सहायता मिले। मैंने जो प्रयत्न किया है उनसे मेरा अनुमान है कि सृजनात्मक साहित्य के अध्ययन का यह प्रकार व्यर्थ नहीं होगा। आप यह विस्मृत मत कीजिए कि कल्पना प्रधान रचना दिवा स्वप्न की तरह बाल्य क्रीड़ा की श्रृंखला की ही एक कड़ी है, बल्कि उसका स्थानापन्न है। तो इस प्रकार फ्रायड ने साहित्य रचना का संबंध दिवा स्वप्न से जोड़ते हुए साहित्य की मनोवैज्ञानिक क्रिया का विवेचन किया है। कवि का कौशल इसी बात में है कि उसका वैयक्तिक दिवा स्वप्न पाठक को भी आनंदाभूति प्रदान करे, और इस आनंद की सृष्टि करना कलाकार का अपना रहस्य है। वह अपने दिवा स्वप्नों में महत्वपूर्ण दिवा स्वप्न का रूपांतर और परिवर्तन द्वारा परिहार और परिष्कार करता है। इस प्रकार वह अपनी अभिव्यक्ति को ऐसा आकर्षक और मनोहारी रूप देता है कि हमें सौंदर्य बोध संबंधी आनंद प्रदान करता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं कार्ल जुंग पर, कि कार्ल जुंग और एडलर का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले आप भूमिका के रूप में मनोविश्लेषणवाद के बारे में जो अभी लिखाया गया उसे लिख सकते हैं। 3-4 लाइन भूमिका में उसके बारे में लिख दें।
अब उसके 3-4 लाइन लिखने के बाद में आप कार्ल जुंग पर लिखना शुरू करें। पहले तो मनोविश्लेषणवाद क्या है अभी मैंने जो समझाया है वहाँ से भूमिका ले लें, फिर कार्ल जुंग के बारे में लिखें कि इन्होंने या कार्ल जुंग ने काम शब्द को मानव जीवन की मूल वृत्ति माना है। काम शब्द को मानव जीवन की मूल वृत्ति माना है और जीवन के सभी क्रियाकलापों को प्रेरणादायक शक्ति माना है। इस संबंध में वे कहते हैं कि आरंभ में काम का वेग आरंभगत होता है, बाद में रतिगत। आरंभ में काम का वेग आरंभगत होता है और बाद में रतिगत। यौनावस्था आते ही व्यक्ति अपने जीवन में खालीपन अनुभव करने लगता है, लेकिन काम अपने उद्देश्य की ओर निरंतर गतिमान रहता है। कार्ल जुंग ने इसकी 2 विशेषताएं बताई हैं। एक विशेषता बताया कि अंतर्मुखी प्रवाह और दूसरा बहिर्मुखी प्रवाह। अंतर्मुखी प्रवाह के कारण व्यक्ति भावुक, पलायनवादी और लचीला बन जाता है, जबकि बहिर्मुखी प्रवाह के कारण व्यक्ति में साहस तथा कर्म चेतना का संचरण होता है और वह कर्मरत होकर निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। फ्रायड की अपेक्षा जुंग ने साहित्य और कला के बारे में काफ़ी गंभीर विवेचन किया है। जुंग का मानना है कि कला का मूल उत्स सामूहिक संस्कारगत मूल प्रवृत्तियां हैं। इस संबंध में अवचेतन मन की प्रवृत्तियां अहम भूमिका निभाती हैं। जुंग ने मनोवैज्ञानिक और अभ्यासगत कला सृजन के 2 प्रकार माने हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक कला मनुष्य के चेतन मन में सामग्री जुटाती है। जो मनोवैज्ञानिक कला है वो मनोवैज्ञानिक कला मनुष्य के चेतन मन में सामग्री जुटाती है और उसके सामान्य अनुभवों के द्वारा काव्यगत अनुभवों को अभिव्यक्त करती है। कला के मूल उत्स मानव दूसरा है कि कला का मूल उत्स जो मानव के अंतर्चेतन में युगों से विद्यमान है। मनुष्य की अंतर्वृत्तियां और बहिर्वृत्तियों के सामंजस्य से ही काव्य का रूप धारण करती हैं। कवि पहले संचित संस्कारों द्वारा आदर्शों की स्थापना करता है। ये आदर्श देश तथा काल से परे होते हैं। बाद में अचेतन में स्थित स्मृतियों, प्रतीकों, प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। जुंग ने यह भी स्वीकार किया है कि कवि रसानुभूति प्राप्त करता है। अब इसके बाद में एडलर पर आ जाए कि एडलर का मनोविश्लेषणवाद क्या है। तो लिखें कि मनोविश्लेषणवाद का विवेचन करने वालों में अल्फ्रेड एडलर का विशेष स्थान है। वह 9 साल तक फ्रायड स्कूल के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन सन 1911 में इन्होंने अलग स्कूल की स्थापना की। इसके चरित्र में व्यक्ति निर्माण, श्रेष्ठ तत्व की भावना तथा हीन भावना का विशेष महत्व है। अल्फ्रेड एडलर की जब आप बात करें तो एडलर के बारे में जरूर लिखें कि इनके चरित्र में 3 का बहुत ही विशेष महत्व है। एक है व्यक्ति निर्माण, इसे आप जरूर लिख लें, व्यक्ति निर्माण। दूसरा श्रेष्ठ तत्व की भावना, और तीसरा लिखें हीन भावना का विशेष महत्व है। व्यक्ति निर्माण की अगर बात करें तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें कि फ्रायड के समान एडलर मानव विकास में दैवी शक्तियों को नकारते हैं कि कोई दैवी शक्तियां नहीं हैं। उनके स्थान पर वे सामाजिक शक्तियों को महत्व देते हैं। यानी उन्होंने दैवी शक्ति को नकारा है और सामाजिक शक्ति को महत्व उन्होंने दिया है। यही नहीं, एडलर ने फ्रायड के काम सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया है। एडलर ने फ्रायड का समर्थन करते हुए व्यक्तित्व निर्माण में बाल्यकाल के महत्व को स्वीकारा है, लेकिन एडलर का सबसे अधिक ध्यान सामाजिक शक्तियों की ओर रहा है।
जहां फ्रायड ने काम को जीवन का मूल केंद्र माना है, वहीं एडलर ने अहम को महत्व दिया है। काम की जगह किसको महत्व दिया? अहम को महत्व दिया है। फ्रायड का मानना था कि मानसिक रोगों के कारण काम होता है, जबकि एडलर ने इसका कारण अहम की मांग को माना है। एडलर के कहने का मतलब यह था कि अहम की तुष्टि होने पर बहुत से मानसिक रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, जिससे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में श्रेष्ठ तत्व की कामना। जब श्रेष्ठ तत्व की कामना आती है तो पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखें कि स्पष्ट है कि फ्रायड जीवन की सभी गतिविधियों में मूल काम को स्वीकार करते हैं, लेकिन एडलर का कहना है श्रेष्ठ तत्व प्राप्ति का लक्ष्य ही मानव की क्रिया का मूल है। मनुष्य जिस उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील है वह उत्कृष्टता अथवा श्रेष्ठ तत्व ही है। इसी में पूर्व विकास, गुण संपन्नता और आत्मानुभूति की भावना विद्यमान है। एडलर का मानना है कि शिशु पहले शारीरिक विकास प्राप्त करता है, फिर मानसिक विकास। वह श्रेष्ठ तत्व पाने का ही तो प्रयास है। मानव का सामाजिक तथा राजनीतिक विकास पाने का भी यही आधार है। एडलर का मानना था कि नीचे से ऊपर जाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, वह हमारे जीवन का आधारभूत तत्व है। भाई, आज व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता है तो कल सोचेगा और इससे अधिक कमाए 200। जो 200 कमाता है वो सोचता है 300 कमाए। जो 3000 कमाता है वो सोचता है 30,000 कमाए। जो 30,000 सोचता है तो वो कहता है हम 3 लाख कमाएं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जो 3 लाख कमाता है वो 3 करोड़ की बात करता है। जो 3 करोड़ कमाता है वो अरबों की बात करता है, अरबों की ओर बढ़ने की बात करता है। तो नीचे से ऊपर जाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, यही एडलर का मानना है और यही हमारे जीवन का आधारभूत मूल तत्व है। फिर हीन भावना की अगर बात करें कि एडलर में हीन भावना की जो बात हो रही है वो क्या है हीन भावना, तो एडलर का यह भी मानना है, कहना है कि हीन भावना ही व्यक्ति के विकास का मुख्य आधार है। व्यक्ति के पास जो नहीं होता है उसे पाने के लिए ही वह प्रयत्न करता है, यह है हीन भावना। वर्तमान में जो हीन भावना है उस हीन भावना के पीछे ना जाइए। इस हीन भावना का मतलब है यहाँ पर स्पर्धा। इस हीन भावना का मतलब है होड़। ये जलन मत समझिएगा, हीन भावना मतलब कि किसी से जलन, ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा, होड़, उसकी बात हो रही है यहाँ हीन भावना का मतलब। तो एडलर का यही मानना है कि हीन भावना ही व्यक्ति के विकास का मुख्य आधार है। व्यक्ति के पास जो नहीं है उसे पाने के लिए ही वह प्रयत्न करता है। अक्षमता के कारण व्यक्ति का अहम आहत हो जाता है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह प्रयत्नशील हो जाता है। एडलर ने स्वीकार किया कि मानव मन की समस्त क्रियाओं का आधार हीनता की भावना है। हीनता की भावना जब उस उग्र रूप को धारण कर लेती है तब मनुष्य अपने आप को दूसरों की अपेक्षा कमजोर और हीन समझने लगता है। फलतः उसके मन में श्रेष्ठ तत्व आने की स्पर्धा उत्पन्न होती है और यही स्पर्धा, यही स्पर्धा उसे उस हीन भावना से मुक्त करने की प्रेरणा देती है। तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व का निर्माण श्रेष्ठ तत्व की भावना, हीन भावना, अब ये आप समझ गए होंगे और इस पर लिख लेंगे। उसके बाद में अस्तित्ववाद पर एक आलेख लिखिए। तो सबसे पहले भूमिका में आपको लिखना है कि अस्तित्ववाद क्या है। भूमिका में आपको अस्तित्ववाद क्या है जो लिखना है, वही अस्तित्ववाद की भूमिका में प्रश्न संख्या 8 में भी लिखना है। तो वस्तुतः अस्तित्ववाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह परंपरागत दृष्टिकोण और शास्त्रीय मत के विरोध में उत्पन्न हुआ, परंतु साहित्य और कला के माध्यम से इसे जो महत्व मिला वो दर्शन और धर्म के क्षेत्र में नहीं मिला है। भले ही यह विशद रूप से दर्शन और चिंतन का विषय है अस्तित्ववाद, लेकिन साहित्य जगत में इसको सबसे अधिक महत्ता मिली है। साहित्य जगत में अस्तित्ववाद के महत्व को लेकर कहा गया है कि हमारे युग में अस्तित्ववाद शब्द एक जादुई करिश्मा के लिए हुआ है।
जब इस शब्द का प्रयोग होता है तब ऐसा लगने लगता है कि इसके तत्व और आयाम से भी अधिक शक्ति इस शब्द में है। इसे जानने की आप में अपार उत्कंठा और जिज्ञासा बढ़ने लगती है और यह आपको सम्मोहित कर लेता है। कभी कभी यह आप में वितृष्णा और जुगुप्सा के भाव भी पैदा करने लगेगा और आप शीघ्र इसकी परिधि से बाहर आना चाहेंगे। आप भीड़ में अस्तित्ववाद का नाम ले लीजिए। कुछ तो जिज्ञासावश आपकी ओर आकृष्ट होना चाहेंगे और कुछ वहीं से पलायन करना चाहेंगे। अस्तित्ववाद यूरोप की एक महत्वपूर्ण चिंतन धारा है। इसने न केवल पश्चिमी साहित्य को बल्कि भारतीय साहित्य को भी प्रभावित किया। साहित्य जगत में जहाँ कहीं अस्तित्ववाद की अभिव्यक्ति हुई है वहाँ पर मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव देखने को मिला है। अस्तित्ववाद की अभिव्यक्ति हुई वहाँ मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर सात्र नाम सुना होगा, स्क्रीनिंग के लिए याद ही किया होगा। भाई अस्तित्ववाद का जहां जहां उल्लेख होगा वहां पर किसका नाम आएगा? सात्र का। तो सात्र की रचना में अस्तित्ववाद का व्यापक उल्लेख है। साहित्य जगत में अस्तित्ववाद को स्थान दिलाने वाले कौन कौन हैं? तो सात्र और कामू हैं। अस्तित्ववाद दर्शन की दो धाराएं हैं, आस्तिक धारा और नास्तिक धारा। आस्तिक धारा और नास्तिक धारा, तो यहां तक आपको इन दोनों में भूमिका में सेम लिखना है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखें कि आस्तिक धारा ईश्वर की सत्ता में ही आत्मा और पूर्ण समर्पण को लक्षण मानती है, जबकि नास्तिक धारा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकारती है। साहित्य पर अस्तित्ववाद की नास्तिक धारा का ही सबसे अधिक प्रभाव है, खासकर आधुनिक काल में, और इसी संदर्भ में अस्तित्ववाद का विवेचन किया जाता है। अस्तित्ववाद की पृष्ठभूमि को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। 1, 2, 3 करके आप बिंदु बना लीजिए, या 1, 2, 3 ना लिखिए, पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके लिखें। आप लिखें कि अस्तित्ववाद के उद्भव और विकास, अस्तित्ववाद के उद्भव और विकास में डार्विन और वैलेस के विकासवाद के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सिद्धांत के अनुसार इस संसार की रचना ईश्वर नाम की शक्ति ने नहीं की है, बल्कि यह सृष्टि परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल होती चली है। विकासवाद के सिद्धांत ने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया। परिणाम यह हुआ कि बुद्धिजीवी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यदि ईश्वर है ही नहीं तो फिर जीवन के मूल्य का आधार क्या है? सत्य बोलना, लोक सेवा करना, अहिंसा, करुणा आदि के आदर्शों का बौद्धिक आधार फिर क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने लगे। दूसरी तरफ विज्ञान और उद्योग के विकास ने आस्तिकता और आस्था को और अधिक कमजोर बना दिया। फिर तो ये तो उद्भव और विकास की बात हो गई। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में कि इसी उद्भव और विकास के संदर्भ में मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण सिद्धांत की प्रतिष्ठा फ्रायड द्वारा की गई और अचेतन तथा उपचेतन के महत्व को स्वीकार किया गया। फ्रायड का कहना है कि चेतन रूप में जिसे हम काम्य मानते हैं, अचेतन रूप में वो सर्वाधिक अकाम्य है। कहने का आशय यह है कि अचेतन की कामना चेतन की कामना के ठीक विपरीत होती है। यही नहीं, इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि के द्वारा उसने यह भी स्पष्ट किया कि जो संबंध माँ और बेटे तथा पिता और बेटी का सर्वाधिक पावन माना जाता है, उसके मूल में भी वासना रहती है। उसने यह भी कहा कि मानव का जीवन अचेतन द्वारा ही नियंत्रित और संचालित होता है। फ्रायड ने मानव के जीने की इच्छा के मूल में काम वासना को स्वीकार किया।
तो इस प्रकार फ्रायड की काम संबंधी मान्यताओं ने साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया। जहां हमने विकास में, उद्भव और विकास में डार्विनवाद की बात की थी, विकासवाद की बात की थी, तो वही पैराग्राफ चेंज करके लिखें कि फ्रायड से भी पहले कार्ल मार्क्स ने डार्विन के विकासवाद को आधार बनाकर वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा की थी। मार्क्स का यह मानना था कि इसी वैज्ञानिक विकास के कारण आर्थिक विषमता बढ़ गई। मार्क्स ने मानव के परिवेश को ही अपना विषय बनाया। मार्क्स का विचार था कि जब तक आर्थिक विषमताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक मानव जीवन सुखी नहीं हो सकता। और इसी संदर्भ में मार्क्स ने आत्मवाद को स्वीकार किया। और इस प्रकार डार्विन, फ्रायड, मार्क्स तीनों ही ईश्वर को अस्वीकार करते हैं और पुरानी चली आ रही मूल्य व्यवस्था पर एक नवीन मूल्य व्यवस्था खोजने का प्रयास करते हैं। अस्तित्ववाद के उदय का एक और कारण भी था, पैराग्राफ चेंज करके लिखें कि अस्तित्ववाद के उदय का एक और भी कारण था सिद्धांतों से विद्रोह। यानी प्राचीनतम पद्धति व्यक्ति और समाज को कुछ आदर्श प्रदान करती है, लोग उन आदर्शों का अनुकरण करते हैं। ये पुराने आदर्श और सिद्धांत विश्व के लिए सनातन सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे सिद्धांतों के निर्माण की इस क्रिया के प्रति संदेह व्यक्त किया जाने लगा। तो ये आप अस्तित्ववाद के बारे में लिख सकते हैं और फिर अस्तित्ववाद को परिभाषित करते हुए उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो जो अस्तित्ववाद में लिखाया गया उसे आपको लिखना है जहाँ तक मैंने आपको बताया था, जहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में इसकी परिभाषा में आपको लिखना है मोनियर ने क्या परिभाषा दिया। मोनियर की परिभाषा लिखें कि अस्तित्ववाद भाव तथा वस्तुओं के अतिवादी दर्शन, अस्तित्ववाद भाव तथा वस्तुओं के अतिवादी दर्शन के विरोध में मानवीय दर्शन है। एलन के अनुसार, एलन की परिभाषा दीजिए कि एलन के अनुसार अस्तित्ववाद परंपरागत दर्शन की दृष्टि नहीं, पर अभिनेता की दृष्टि है। श्री राम चतुर्वेदी के अनुसार अस्तित्ववादी विचारधारा मानव जीवन को मूलतः निरर्थक मानती है, तर्क को अक्षम समझकर त्याग देती है तथा परंपरागत ईश्वर में आस्था को अस्वीकार करती है। यह जीवन को निरुपाय, विवश, निरर्थक समझकर एक मानवीय अर्थ और मूल्य देने का प्रयास करती है। अब फिर इसके बाद में इसके सिद्धांत के बारे में लिखें। तो इसके क्या है सिद्धांत, हम आपको हेडिंग बता दे रहे हैं। उस हेडिंग के आधार पर आप लिखिएगा पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, मानवतावादी दर्शन, निर्णयवादी दर्शन, चयन का महत्व। इन 4 पॉइंटों पर आपको लिख देना है। भाई भूमिका तो आपको यहीं से ले लेना है, भूमिका में ही आधा प्रश्न कवर हो जाएगा। फिर जो परिभाषा बताई गई उस परिभाषा को लिख दें और 2-2, 4-4, 5-5 लाइन इसके बारे में लिख दें। पूर्ण स्वतंत्रता पर लिख दें, मानवतावादी पर लिख दें, निर्णय पर लिख दें और चयन पर लिख दें। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है अस्तित्ववाद दर्शन के अंतर्गत एकाकीपन की समस्या, कर्म करने की समस्याओं और मूल्यों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो एकाकीपन की समस्या में आप निराशा का महत्व लिखें। भाई भूमिका वहीं से ले लीजिएगा, बाकी निराशा का महत्व लिख दें कि निराशा का महत्व क्या है अस्तित्ववाद में। निराशा का महत्व लिख दें
एकाकीपन यानी निराशा का महत्व, फिर कर्म करने की समस्या लिख दें, मूल्यों की समस्या का विवेचन लिख दें। बाकी आपको लिखित उत्तर में दिया जाएगा, कोशिश करिएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो दलित विमर्श, स्त्री विमर्श 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये प्रश्न आपको सेकंड पार्ट में दिया जाएगा। बाकी कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा।